everyone, I am Rekha Mehta and you are watching Physics Online Education. I hope you are doing well, students. In this video, we are going to understand the topics of nuclear physics, and these topics are Geiger-Nuttall law, alpha disintegration and its theory, and energetics of alpha decay. So let's begin with Geiger-Nuttall law. Geiger-Nuttall law, this law gives the relationship between alpha disintegration constant of an alpha emitter and range of an alpha particle in air emitted by it. ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि ये जो ला है ये रिलेशनशिप देता है हमारे पास लैम्डा और आर के बीच में. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी गीगर ने रिलेट किया था रेंज और इनिशियल वेलोसिटी को, और उस रिलेशन को हम a इज इक्वल टू वी नॉट क्यूब इस फॉर्म में लिखते हैं, और ये रिलेशन कहलाता है गीगर ला. ठीक है, यहाँ पर आर क्या है, रेंज जिसको आप किस में लेते हैं, मीटर में. ए क्या है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 9.6 इंटू 10⁻⁻24, और आपके पास वी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है. ठीक है, अब जो एनर्जी होती है हमारे पास, एनर्जी किसके इक्वल होती है, ई नोट इज इक्वल टू 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर. ठीक, यहाँ से अगर मैं वी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो क्या आएगी, 2E0/m टू द पावर 1/2. जब ये वैल्यू मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो मेरे पास R की वैल्यू आती है 0.00318 E0 टू द पावर 3/2. ये मेरे पास रेंज आती है जब मैं ये वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करती हूँ, क्योंकि देखो जो m है वो मेरे पास क्या है, m है मास ऑफ एन अल्फा पार्टिकल. ठीक, m मास हो गया अल्फा पार्टिकल का, a की वैल्यू हमें पता है. ठीक है, जब ये वैल्यू मैं इनके अंदर सब्स्टिट्यूट करूँगी तो मेरे पास रेंज आ जाएगी. रेंज किसके इक्वल आएगी, r इज इक्वल टू 0.00318 ई नोट रेज टू पावर 3/2. ठीक, 1911 के अंदर गीगर और नटल ने क्या किया था, उन्होंने एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया था, और वो रिलेशन जो उन्होंने एस्टैब्लिश किया था, उन्होंने एस्टैब्लिश किया कि अगर हम लॉगरिथम ऑफ रेंज, ठीक है, और वर्सेस क्या ले लें, डीके कांस्टेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एमिटिंग अल्फा पार्टिकल्स, अगर हम इन दोनों के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करें तो हमें क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलती है. ये उन्होंने डिफरेंट सीरीज़ के लिए, यूरेनियम सीरीज़, थोरियम, एक्टिनम, इन तीनों सीरीज़ के लिए ग्राफ प्लॉट किया. तो इस रिजल्ट उन्होंने इसको मैथमेटिकली भी शो किया, क्या, लॉग लैम्डा इज इक्वल टू ए लॉग आर प्लस बी. ठीक है, यहाँ पर जो a और b है ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, और a की वैल्यू जो है वो तीनों जो नेचुरल सीरीज हैं उनके लिए सेम है, और b की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी. और इस लॉ को हम क्या कहते हैं, गीगर नटल लॉ. ठीक है, इसके बाद आता है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हम इस लॉ से मैनी एलिमेंट्स का डीके कांस्टेंट डिटरमाइन कर सकते हैं. कैसे, देखो जो रेंज है, रेंज को हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब रेंज एक्सपेरिमेंटली हमारे पास कैलकुलेट होगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, डीके कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द गीगर नटल लॉ. नेक्स्ट इज अल्फा डिसइंटीग्रेशन एंड इट्स थ्योरी, और गैमोस थ्योरी ऑफ अल्फा डीके. ठीक है, सबसे पहले बात आती है कि अल्फा डीके कैसे होता है. ठीक है, जब अल्फा डीके के अंदर क्या करें, जब हमारे पास लार्ज साइज न्यूक्लियाई क्या करता है, जब डीके होता है तो अल्फा पार्टिकल इमिट होते हैं. ठीक है, लार्ज साइज न्यूक्लियाई का मतलब न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर ग्रेटर देन 210. ठीक है, 210 से जब मास नंबर ज़्यादा होगा तो वो न्यूक्लियाई स्पॉन्टेनियसली क्या होता है, डीके होगा और अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है. ठीक है, ऐसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये हमारे पास लार्ज साइज न्यूक्लियाई है जिसका मास नंबर 210 से ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पर डॉटर न्यूक्लियाई मिलेगा और अल्फा पार्टिकल इमिट होगा. ठीक है, तो यहाँ से देखो जब हमारे पास एक मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया कि लार्ज साइज न्यूक्लियाई.
क्या यूज़ किया, लार्ज साइज न्यूक्लियाई। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि क्यों लार्ज साइज न्यूक्लियाई जो है वो डीके अल्फा डीके प्रोसेस के अंदर जाता है, हम स्मॉल साइज या फिर मीडियम साइज न्यूक्लियाई क्यों नहीं लेते। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस। देखो, जो बेसिकली न्यूक्लियस इज हेल्ड टुगेदर बाय द टू काइंड्स ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट है मेरे पास न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्सेस जो होती हैं वो क्या होती हैं, अट्रैक्टिव इन नेचर होती हैं, ये अट्रैक्टिव है। ठीक है, ये एक्ट करेंगी बिटवीन द न्यूट्रॉन एज वेल एज द प्रोटॉन। ठीक, और जो दूसरी टाइप की फोर्सेस हैं वो है कोलम्बियन फोर्सेस। कोलम्बियन फोर्सेस जो हैं वो रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं और वो एक्ट करती हैं बिटवीन द प्रोटॉन्स ओनली। ठीक है, और कोलम्बियन फोर्सेस इज ट्राइंग टू ब्रेक द न्यूक्लियस। वो जो फोर्सेस होती हैं वो मतलब न्यूक्लियस को ब्रेक करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, अब देखो जो अगर मैं शॉर्ट डिस्टेंस की बात करूं, मतलब 1 2 3 फेम्टोमीटर, एक फेम्टोमीटर जो होता है मेरे पास 10⁻⁻15 मीटर होता है। अगर शॉर्ट डिस्टेंसेस की बात करें तो शॉर्ट डिस्टेंसेस के अंदर जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो इजिली डोमिनेट करती हैं ओवर द कोलम्बियन फोर्सेस। ठीक है, तो जब हम किसकी बात कर रहे हैं, स्मॉल न्यूक्लियस की, तो जब हम स्मॉल न्यूक्लियस की बात करेंगे तो उनके बीच में तो न्यूक्लियर फोर्सेस ही डोमिनेट करेंगी। जब न्यूक्लियर फोर्सेस डोमिनेट करेंगी तो हमें क्या मिलेगा, हम क्या लेके चल रहे हैं, स्मॉल साइज न्यूक्लियाई लेके चल रहे हैं, डोमिनेट ये न्यूक्लियर फोर्सेस कर रही हैं, तो हमें स्टेबल न्यूक्लियस मिलेगा। वी एंड अप विद द स्टेबल न्यूक्लियाई कन्फिग्रेशन। ठीक, बट जैसे जैसे हम साइज जो है न्यूक्लियस का वो क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। साइज इंक्रीज करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स भी हमारे पास बढ़ती जाएगी। ठीक है, वो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स जो इनसाइड द न्यूक्लियस है उनकी डिस्टेंस बढ़ेगी। उनकी डिस्टेंस बढ़ेगी तो हमारे पास क्या होगा, जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं ये अब डोमिनेट नहीं कर पाएंगी ओवर द कोलम्बियन रिपल्सिव फोर्सेस। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंसेस जो न्यूक्लियस इनसाइड द न्यूक्लियस है, जब हमारे पास डिस्टेंसेस बढ़ गई तो ये जो लोकल न्यूक्लियर फोर्सेस हैं ये डू नॉट एबल टू डोमिनेट ओवर द कोलम्बियन फोर्सेस, उनके ऊपर डोमिनेट नहीं कर पाएंगी। जब डोमिनेट नहीं कर पाएंगी तो कोलम्बियन फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। कोलम्बियन फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी और हम किसको देख रहे हैं, लार्ज साइज न्यूक्लियाई को। लार्ज साइज न्यूक्लियाई जो कि क्या होगा, हमें अनस्टेबल कन्फिग्रेशन देगा। अनस्टेबल कन्फिग्रेशन देगा तो वो स्टेबल कैसे होगा, ओनली क्या वे होगा उसका स्टेबल होने का, व्हेन जब वो लूज करेगा सम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो जब वो सम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को लूज करेगा तो वो स्टेबल होगा और हमें क्या मिलेगा, अल्फा पार्टिकल मिलेगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियाई है एक्स, मास नंबर ए जेड। जब डीके प्रोसेस के अंदर जाएगा तो डॉटर न्यूक्लियाई मिलेगा, उसका मास नंबर क्या हो जाएगा A-4 Z-2, और ये हमें मिलेगा अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या है, एक हीलियम न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर क्या है 4 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं उसके अंदर 2। ठीक है, अब इस प्रोसेस के अंदर मैंने कहा कि हमारे पास मास नंबर कितना होना चाहिए 210, और इस प्रोसेस के अंदर जब अल्फा पार्टिकल इमिट होता है ना तो उसकी जो एनर्जी है वो 4 to 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। ठीक है, कितनी होती है, 4 to 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। अब हमें क्या करना है, अल्फा डीके प्रोसेस को समझने के लिए देखो, अब हमारे पास क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल इमिट हो गया। अल्फा पार्टिकल जब तक इमिट नहीं हुआ तो कहाँ किसके अंदर रहेगा, इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब हमारे पास जब इनसाइड द न्यूक्लियस रहेगा तो जो कूलम फोर्स है वो कब एप्लीकेबल होगी, जब अल्फा पार्टिकल या तो आउटसाइड द न्यूक्लियस हो या वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस हो, तभी एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल वेल से। ये पोटेंशियल फंक्शन है v और ये हमने क्या लिया है, डिस्टेंस लिया है r। ठीक, अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है। जब हम इसकी बात करें कि कूलम्स लॉ कब अप्लाई होगा, जब पार्टिकल क्या होगा, नियर टू द न्यूक्लियस होगा या फिर आउटसाइड द न्यूक्लियस होगा। तो जो पार्टिकल की पोटेंशियल है, ठीक है, ये जो बैरियर है, इस बैरियर की जो हाइट है वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम इस पोटेंशियल से निकालेंगे। ये पोटेंशियल v किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऊपर लेते हैं हम चार्ज,
चार्ज हम किसका लेंगे, देखो एक तो हम लेंगे इसका जो हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई था, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, देखो इसके ऊपर चार्ज कितना आ रहा है Z-2 E, और दूसरा चार्ज हम लेंगे अल्फा पार्टिकल के ऊपर, तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना है 2E, ठीक, 4πε0 R ये लेंगे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर V क्या आ जाएगा, V आ जाएगा मेरे पास Z-2 × 2E² बाय 4πε0 R, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर मैं इस पोटेंशियल की हाइट निकालना चाहती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले सकती हूँ और वो लूँगी कि जो हमारे पास सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, वो हम केस लेते हैं किसका, यूरेनियम का, यूरेनियम 238 और एटॉमिक नंबर क्या है 92। मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँ, Z क्या था 92, तो यहाँ क्या आएगा 90 × 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर, और 4πε0 1/4πε0 होता है 9 × 10⁻9, ठीक, और R हम लेके चलेंगे 10⁻⁻14 मीटर। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास आएगा 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इस केस की बात कर रही हूँ। और इस केस में जो मेरे पास अल्फा पार्टिकल इमिट होगा उसकी एनर्जी होती है 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये देखो हमारे पास जो पोटेंशियल बैरियर है, ठीक है, हमने जो अल्फा पार्टिकल जो इमिट हुआ है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो लिया है, ठीक है, उसके लिए इसका पोटेंशियल फंक्शन लिया था, उसके लिए जो पोटेंशियल बैरियर की हाइट है वो कितनी है 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास आई है, ठीक। अब हाइट 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ ये इसकी हाइट ले लो, ठीक है, और अल्फा पार्टिकल जो हमारे पास इस केस में से, मान लो यूरेनियम के केस में से इमिट हुआ है, उसकी एनर्जी क्या आएगी 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये पॉसिबल कैसे है कि जो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अल्फा पार्टिकल 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को क्रॉस करके आउटसाइड द न्यूक्लियस आएगा, ठीक है। क्लासिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसको हम क्लासिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमारे पास हाइट है और उसकी अल्फा पार्टिकल की एनर्जी क्या है 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गैमोस ने बाय टेकिंग द आइडिया फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, जो हमें किसने दिया था, जो हमें श्रोडिंगर सर और डी ब्रोगली ने दिया था कि जो एवरी मूविंग पार्टिकल है एसोसिएटेड विद अ वेव, ठीक। क्लासिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पोटेंशियल वेल के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया। गैमोस ने आइडिया लिया, देखो ये हमारे पास पोटेंशियल वेल है, इसकी जो लेंथ ले लो L है, इसकी एनर्जी V, और ये हमारे पास पार्टिकल है, इसकी एनर्जी क्या है E। तो इसके अकॉर्डिंग जब हमारे पास E लेस देन V यही आ रहा है, जो एनर्जी है वो लेस देन पोटेंशियल है, ठीक, जो पोटेंशियल बैरियर है उससे कम है, तो आपके पास जो पार्टिकल है वो कैसे इसमें से पास करेगा, तो ये क्वांटम मैकेनिकली एक प्रूफ किया गया, क्योंकि जो हमारे पास डी ब्रोगली सर ने क्या कहा था कि एवरी मूविंग पार्टिकल एसोसिएटेड विद वेव, तो उन्होंने कहा कि जो पार्टिकल है वेव नेचर है, ठीक है, तो पार्टिकल यहाँ पर वेव नेचर के अकॉर्डिंग वेव्स की फॉर्म में हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो पार्टिकल इस टनल में से, पार्टिकल इस बैरियर में से टनल कर जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल की आउटसाइड दिस बैरियर वो क्या है, नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल की इसमें से लीक होकर यहाँ जाने की, ठीक है। तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, टनलिंग इफेक्ट कहते हैं। जब हमारे पास पार्टिकल इस बैरियर में से क्रॉस करेगा तो उसका जो ये कह लो कि एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाएगा, लेकिन ज़ीरो नहीं होगा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो नॉन ज़ीरो होगी। तो हमारे पास जो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पार्टिकल था, ठीक है, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो पार्टिकल है वो इसमें से टनल करके, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो अकरेंस की वो क्या हो जाएगी, नॉन ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम अल्फा पार्टिकल की जो डिके थ्योरी है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं।
अल्फा पार्टिकल बार बार अपने आप को हिट करता रहेगा इनसाइड द न्यूक्लियस तब तक जब तक कि जो उसकी इमिशंस की कंडीशंस हैं वो आपकी बन नहीं जाती। ठीक है, अपने आप को बार बार हिट करता रहेगा और फिर वो एक टाइम पे जब उसकी कंडीशन इमिशंस की हिट करते हुए अल्फा पार्टिकल क्या आ जाएगा, आउटसाइड आ जाएगा ना न्यूक्लियस, और पार्टिकल जो हमारा न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा बाय इमिटिंग द अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब जो ये इमिटिंग की जो अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है इसके लिए क्या होना चाहिए, एक तो जो इसकी विड्थ है, ठीक है, जैसे जैसे आप इसकी विड्थ बढ़ाओगे जो प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल की इस में से टनल करने की या इसमें से पेनिट्रेट करने की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा, एक तो इसकी हाइट और दूसरा इसकी विड्थ, इन दोनों को डिक्रीज करोगे तो जो पार्टिकल है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है टनलिंग की वो ज़्यादा होगी, अदरवाइज वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द अल्फा डिसइंटीग्रेशन एंड इट्स थ्योरी। Next is energetics of alpha decay. जब भी हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है, ठीक है, ये मैंने क्या ले लिया, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ले लिया, मास नंबर A, एटॉमिक नंबर Z, तो उसका जो हमारे पास मास नंबर है वो डिक्रीज होता है बाय 4 और एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है बाय 2 और ये हमें मिलता है अल्फा पार्टिकल और ये क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है इस केस में, लिबरेटेड होती है। ठीक है, जो ये क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी है इसको हम मास एनर्जी इक्विवेलेंस से, जो आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस है वो क्या होता है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। यहाँ पर M क्या है, डेल्टा M लेकर चलेंगे, मास डिफेक्ट, और वो मास डिफेक्ट किसके इक्वल होगा, देखो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है पेरेंट न्यूक्लियस, ये मेरे पास है डॉटर न्यूक्लियस, ये मेरे पास है अल्फा पार्टिकल। ठीक, तो हमारे पास जो इस केस में डेल्टा M आएगा वो किसके इक्वल आएगा, जब मैं मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं मास ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस में से, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मास डिफेक्ट ये आ गया इनटू क्या आ गया मेरे पास, C स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये E आ गया, E मतलब Q, तो इस इक्वेशन की Q वैल्यू क्या हो गई, mx माइनस my प्लस m अल्फा इंटू C स्क्वायर। C क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, अब जो ये Q है, Q हमारे पास ये इक्वली शेयर्ड होगी बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द, जो हम लेके चले हैं डॉटर न्यूक्लियस, सॉरी ये है डॉटर न्यूक्लियस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस और जो काइनेटिक एनर्जी है अल्फा पार्टिकल, ठीक है, वो इक्वली शेयर्ड करेंगे इस एनर्जी को। तो जो Q है, Q मेरे पास किसके इक्वल आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस Ty प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल T अल्फा। ठीक है, यहाँ पर हम इस केस में क्या लेकर चलते हैं, जो हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियस है उसको रेस्ट पर लेकर चलेंगे, पेरेंट न्यूक्लियस को रेस्ट पर लेकर चलेंगे तो वेलोसिटी 0 होगी, तो उस केस में इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, 0। तो T किसके इक्वल आ जाएगा, T अल्फा प्लस Ty मेरे पास किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, 1/2 my स्क्वायर, और T अल्फा किसके इक्वल होगा, 1/2 m अल्फा v अल्फा स्क्वायर। ठीक, ये वैल्यूज यहाँ लिख दो, Q इज इक्वल टू 1/2 my vy स्क्वायर प्लस 1/2 m अल्फा v अल्फा स्क्वायर। अब आता है कि हम अगर क्या ले लें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लेकर चलें, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो इस इक्वेशन में हमारे पास पहले मोमेंटम क्या है, 0। ठीक है, रिएक्शन में हमारे पास पहले मोमेंटम क्या होगा, 0, क्योंकि इसको रेस्ट पर लिया है, और यहाँ मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम Py ले लिया मैंने प्लस P अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक, Py मैं क्या ले रही हूँ, my vy, और P अल्फा क्या आएगा, m अल्फा v अल्फा इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पर मेरे पास P अगर मैं लिखूँ तो my vy इज इक्वल टू माइनस ऑफ m अल्फा v अल्फा आएगा। ठीक, लेकिन यहाँ हम क्या लिख के चलते हैं, यहाँ हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, यहाँ पर हम नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर, जो मैग्नीट्यूड है उनके मोमेंटम का वो लेकर चलेंगे।
ठीक है, मैग्नीट्यूड होगा तो ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आ जाएंगी। तो एम वाई वी वाई मैग्नीट्यूड ले लो इज इक्वल टू एम एल्फा वी एल्फा। यहां से आप वी वाई की वैल्यू निकालो, क्या आएगा, एम एल्फा वी एल्फा बाई एम वाई। ठीक, ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा, q इज इक्वल टू 1/2 एम वाई वी वाई स्केयर की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा, एम एल्फा स्केयर वी एल्फा स्केयर एम वाई स्केयर प्लस 1/2 एम एल्फा वी एल्फा स्केयर। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, 1/2 एम एल्फा स्केयर वी एल्फा स्केयर बाय एम वाई प्लस 1/2 एम एल्फा वी एल्फा स्केयर। ठीक, अब आप एम एल्फा वी एल्फा स्केयर को कॉमन ले लो बाहर, ये बाहर चला गया, यहाँ पर क्या रहेगा, एम एल्फा बाय एम वाई प्लस 1, ये क्या आ गया मेरे पास, Q आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू थी, टी अल्फा 1 प्लस एम अल्फा एम वाई लिख सकते हैं। ठीक है, टी अल्फा की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो टी अल्फा मेरे पास क्या आ जाएगा, Q, ये इधर आ जाएगा एम वाई प्लस एम अल्फा। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई किसकी, अल्फा पार्टिकल की। देखो जो A है वो मेरे पास क्या है, A इज द मास नंबर ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस विच इज इक्वल टू द मास ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस। तो मैं है यहाँ पर A की जगह पर सॉरी एम वाई की जगह पर अगर मैं क्या लिख दूँ, A-4 लिख दूँ, यही था उसका मास नंबर। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, एम वाई A-4 प्लस एम अल्फा 4 आएगा उसका मास। ठीक है, इज इक्वल टू टी अल्फा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास Q क्या आ जाएगा, A-4 बाई A। ठीक, ये मेरे पास क्या आ गया, टी अल्फा आ गया। अब हमने अभी ऊपर क्या था, Q क्या था, टी अल्फा प्लस टी वाई। ठीक है, ये मेरे पास टी अल्फा है, तो यहाँ से Q माइनस टी अल्फा क्या आ जाएगा, टी वाई की वैल्यू निकालूँ तो वैल्यू पुट कर दो, Q माइनस Q A-4 बाई A इज इक्वल टू टी वाई। क्लियर, ठीक है, Q कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, 1 माइनस A-4 बाई A इज इक्वल टू टी वाई। A कॉमन लिया, A-A प्लस 4 टी वाई, तो मेरे पास क्या आ गया, ये 4 बाई A Q टी वाई। ठीक है, और जो Q है, Q क्या है, Q वैल्यू थी ना। ठीक है, Q वैल्यू को हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पार्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस तरह से हम डॉटर न्यूक्लियाई की और अल्फा पार्टिकल की एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब इस अल्फा डीके प्रोसेस के अंदर मोस्ट जो एनर्जी हमारे पास लिबरेट हुई है, तो उसमें से मोस्ट ऑफ जो एनर्जी है वो कैरिड होती है बाय द अल्फा पार्टिकल। डॉटर न्यूक्लियाई बहुत ही स्मॉल एनर्जी को कैरिड आउट करता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि अल्फा डीके प्रोसेस तभी पॉसिबल है जब Q ग्रेटर देन 0 होगा। मीन्स हमारे पास जो mx है ग्रेटर देन क्या होगा, my प्लस m अल्फा। और ये कब होगी, जब हमारे पास A की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 150 के आसपास दिया हुआ बुक्स में। ठीक है, 150 से ज़्यादा होगी, मतलब जो मैंने अब करंट बताया था 210। ठीक, तो ये हमारे पास अल्फा डीके प्रोसेस तब होगी। This is all about the energetics of alpha decay. In our next lecture, we will discuss about beta decay and its type and energetics of beta decay. Thank you.